हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर की क्विक वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये एक 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगी जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आपको बच्चों कोई किताब नहीं खोलनी, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात, जब मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें इसमें डिस्कस करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बचपन में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में, उसका ही ये एक्सटेंशन होता है जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। It shows how the profits are appropriated or distributed among the partners। तो इसमें जो नाम आ रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पे बच्चों एप्रोप्रिएशन का वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस अकाउंट में हम दिखाते हैं कि प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे कैसे होगा अलग अलग पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है? ये एक नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज द केस में बी। अगर नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और अगर उल्टा केस है नेट लॉस है तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। अब इसके बाद बच्चों इस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारी एप्रोप्रिएशंस दिखाते हैं। एप्रोप्रिएशंस बोले तो डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये जो एप्रोप्रिएशंस होती है ये पार्टनर्स के बीच में अलग अलग नाम से होती है। कुछ हो सकता है हम पार्टनर्स को दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उनके कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट दे, या फिर कभी कभी पार्टनर को कोई सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है या बोनस दिया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो ये भी एक एप्रोप्रिएशन होता है और अकॉर्डिंगली ये भी डेबिट साइड पे आ जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग कोई प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हम कुछ रिजर्व्स बना रहे, तो वो भी एक एप्रोप्रिएशन ही माना जाता है और अकॉर्डिंगली वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाता है। तो अगर कुछ रिजर्व वगैरह बना रहे तो हम लोग यहाँ पे टू रिजर्व करके यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं, दिखा देते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, वो जनरल रिजर्व हो गया या कोई भी और रिजर्व हो गया, वो यहाँ पे हम लोग बना के दिखा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्रेडिट साइड पे आ जाऊं तो बच्चों क्रेडिट साइड पे एक चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी पार्टनर्स ने अगर कोई ड्रॉइंग्स कर रखी है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो फर्म के लिए एक इनकम हो जाती है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आता है। तो एक बात याद रखना बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो याद रखने के लिए सिर्फ सिंपल रूल याद रखना है, फर्म के लिए आपको कुछ भी नुकसान टाइप लगे तो वो डेबिट साइड पे आएगा, और फर्म के लिए अगर कुछ भी फायदा टाइप लगे तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो एप्रोप्रिएशंस क्या है? पार्टनर्स को दी जा रही है फर्म द्वारा, तो एक प्रकार से फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए सारी एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड पे आ रही है। वहीं अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करी तो ये एक प्रकार से इनकम है फर्म के लिए, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो ये बस इस प्रकार से कुछ चीजें आती है। अच्छी बात है कि बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बस ये गिनी चुनी चीजें आती है, इसमें और कोई भी चीज आती ही नहीं है। तो इसमें आपको ज्यादा मत्थापच्ची में पढ़ना ही नहीं होता है फॉर्मेट के फॉर्म में, राइट। अच्छा, इसके बाद अब जब प्रॉफिट मतलब सारी एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह डालने के बाद अगर आपका जो बैलेंस है वो इधर बच जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, जिसका ज्यादा टेक्निकल नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। और वहीं अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस। और ये हो प्रॉफिट चाहे लॉस हो, ये पार्टनर्स के बीच में बंटवारा हो जाता है, इसका बांट दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो बांट दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये होता है सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वर्सेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी बात कर ली इसकी कि इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स का बंटवारा। जबकि जब मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है खर्चे। कोई भी बिजनेस के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट जैसे, उनको हम बोलते हैं एक्सपेंस, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स डेबिट किया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि अभी हमने ऊपर फॉर्मेट में देखा। वहीं अगर मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूं तो ये डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी बात बच्चों, जिसके ऊपर थोड़ा आगे भी हम चर्चा करेंगे, जो एप्रोप्रिएशन होती है दैट कैन नेवर एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अगर मेरे पास जितने भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा मैं कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूं तो यहां ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इट कैन एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स, राइट। अब बाकी इसके एग्जाम्पल हो गए, तो एग्जाम्पल के नाम पे क्या करना है आपको, ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीजें डाली वो सारी एप्रोप्रिएशन है, तो वही एग्जाम्पल यहां पे दिख जाएगा। जैसे पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इनफैक्ट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट का बंटवारा किया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज ऑल्सो नोन एज एप्रोप्रिएशन। इसको भी हम एप्रोप्रिएशन ही बोलते हैं। और फॉर दैट मैटर जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं वो भी आप यहां पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बचपन में बच्चों जितने भी खर्चे आप पीएनएल अकाउंट में डालते थे, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज हो गया, कोरियर हो गया, जो भी खर्चे आप पीएनएल अकाउंट में डाला करते थे, कमीशन अलाउड हो गया, मतलब नॉर्मल कमीशन अलाउड हो गया, तो उन सबको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो सब आपके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या है, पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और उस लोन पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है, तो हमको ऐसा अंदर से महसूस होगा कि क्योंकि पार्टनर को कुछ दिया जा रहा है तो वो एक एप्रोप्रिएशन है। लेकिन याद रखना बच्चों, पार्टनर के लोन पे उनको जो इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर पार्टनर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी है रेंट पे, तो अकॉर्डिंगली जब फर्म पार्टनर को रेंट पे करती है तो अगेन हमें अंदर से महसूस हो सकता है कि भाई पार्टनर को कुछ पे किया जा रहा है, तो दिस इज एप्रोप्रिएशन। जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, पार्टनर को अगर रेंट के नाम से कुछ दिया जा रहा है तो वो नॉर्मल खर्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, यानी वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार मैनेजर्स कमीशन भी वो डाल देता है, तो ये भी याद रखना। ये तो 11th क्लास में भी आप पढ़ते थे, मैनेजर्स कमीशन इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये पॉइंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के। नेक्स्ट होता है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो इस इंटरेस्ट का फर्म कैसे अकाउंटिंग करेगी। तो पहली बात, हमने इस इंटरेस्ट की बात कर ली कि दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, यानी इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की जो एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। तो पहले एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, और उसके बाद क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ईयर एंड पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, जैसे हम लोग बाकी सारे खर्चे बचपन में पीएनएल में डाला करते थे, उसी प्रकार से ये भी वही एंट्री है भाई। हम ईयर एंड पे सारा जो खर्चा होता है वो पीएनएल में डालते हैं, इस इंटरेस्ट को भी साथ में हम लोग पीएनएल में डाल देते हैं, सिंपल। उसके बाद बच्चों उल्टा केस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी अब उल्टा है, आपके फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है और बदले में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है। तो फर्म के लिए ये बच्चों, ये जो इंटरेस्ट वो पार्टनर से ले रही है वो एक नॉर्मल इनकम बन जाती है। तो इसके लिए इसकी एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, राइट। और उसके बाद क्योंकि ये भाई एक नॉर्मल इनकम है, तो जैसे इनकम को हम बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते थे, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता था या बैड डेट रिकवर्ड होता था, इस तरह के कुछ इनकम्स को हम लोग कहां डालते थे, क्रेडिट साइड पे डालते थे पीएनएल अकाउंट के। अकॉर्डिंगली बस यहां पे भी वही काम हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम लोग ईयर एंड में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। और लास्ट है रेंट पेड टू पार्टनर। तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि रेंट पेड टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसकी नॉर्मल खर्चे वाली एंट्री होगी, तो पहली एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट
टू रेंट पेबल अकाउंट अगर अभी रेंट ड्यू हुआ है, और टू बैंक अकाउंट अगर रेंट पे कर दिया। हाँ, रेंट पेबल अगर करा आपने और बाद में जब वो रेंट पेबल भी पे किया जाता है तो फिर उसकी एंट्री हो जाती है रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब सिंपल एक लाइबिलिटी को पे कर दिया तो उसकी एंट्री हम बाद में कर सकते हैं। और लास्ट एंट्री, क्योंकि ये खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चीज बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो यहां पे दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करूं तो बच्चों यहां पे नाम ही आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल, यानी यहां पे मोर और लेस कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। तो अकॉर्डिंगली यहां पे हम बच्चों दो अकाउंट्स बनाते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक होता है कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मैं अगर बात करूं तो ये एक फिक्स्ड कैपिटल रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। इसमें सिर्फ दो चीजें होती है तभी कैपिटल का अमाउंट बदलता है, वरना कैपिटल फिक्स रहता है। एक, या तो पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, या दो, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, यानी पार्टनर अपनी कैपिटल में से ड्रॉइंग्स कर ले, जिसको हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। इन्हीं दो केसेस में कैपिटल का अमाउंट चेंज होता है, वरना कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आएंगी, एक आएगा एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुआ, और दूसरा आएगा अगर कैपिटल विड्रॉ हुआ। इसके अलावा फिर उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली चलता है। और इसी रीजन से बच्चों यहां पे हम कहते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है। वहीं अगर मैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की बात करूं तो बच्चों बाकी सारी चीजें जो रिलेटेड टू पार्टनर्स हैं वो सारी करेंट अकाउंट में जाती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाता है, सैलरी बोनस कमीशन जो भी पे किया पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाता है, और प्रॉफिट या लॉस जो ट्रांसफर करा जा रहा है पार्टनर्स के अकाउंट में वो भी करेंट अकाउंट में किया जाता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। तो बाकी सारी ये सारी चीजें जो हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल मतलब मैं अगर बोलूं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दो तरह के ड्राइंग्स होते हैं ना, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, या जिसको मैं नॉर्मल ड्राइंग्स भी बोल सकता हूं, वो भी पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ही आएगा। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यानी जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती हैं वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाएंगी। बात क्लियर हो गई। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहां पे कोई मत्था पच्ची नहीं है, यहां पे सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें सारी ट्रांजैक्शन मतलब सब कुछ रिलेटेड टू कैपिटल जो होता है सब कुछ इसी में आ जाता है। चाहे वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, चाहे वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, सैलरी हो, पार्टनर की कमीशन हो, या फिर ड्रॉइंग्स वगैरह हो, सारी तरह की ड्रॉइंग्स होगी, सब कुछ इसी में आ जाता है एक कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, अब याद क्या रखना होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट पूछते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो वी ऑलवेज अज्यूम कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरी बात बच्चों, जो वैसे यहां नहीं लिखी, बट याद रखना कि कैपिटल अकाउंट में चीजों की पोस्टिंग कैसे होती है, कौन सी साइड पे क्या चीज आती है। तो कैपिटल अकाउंट का मेन रूल बच्चों बचपन का ही है, कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी है। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कैपिटल बढ़ रही है, तो वो हम क्रेडिट साइड पर डालेंगे, और कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कैपिटल कम हो रही है तो वो हम डेबिट साइड पर डालेंगे। तो ये मेन फंडा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, हमने पार्टनर्स को सैलरी कमीशन दिया, हमने पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट का शेयर दिया, इन सारी चीजों से बच्चों पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो बढ़ जाता है, तो वो क्रेडिट साइड में आता है, राइट। वहीं अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा, पार्टनर्स का लॉस का शेयर हमने ट्रांसफर करा, ये सारी चीजों से बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, इसलिए ये डेबिट साइड पे आता है। तो ये बचपन का बिल्कुल बेसिक रूल है कैपिटल अकाउंट का। आप रूल जो पढ़ा करते थे बचपन में, बस वही रूल दिमाग में रखते हुए आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि भाई अगर कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो या करेंट अकाउंट आप बना रहे हो तो कौन सी साइड में क्या आएगा।
क्लियर हो गया? तो बस ये आपको मेन फंडा यहां पे याद रखना होता है, राइट? तो वैसे कम होते हैं चांसेस कि इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बनाने आए, बट आ सकता है, क्वेश्चंस है भी आपकी किताब में, तो यू शुड नोट द बेसिक रूल्स। चलिए, अगला जो टॉपिक है बच्चों, इफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा हो जाती हैं देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो थोड़ी देर पहले जब हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां हमने बोला था कि एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अब हमें सीखना है भाई, अगर किसी वजह से एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो गई, हमारे प्रॉफिट्स कम पड़ गए, तो उस केस में कैसे हमको काम करना होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर एग्जामिनर को कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है इस चैप्टर से, तो काफी मतलब वो इस वाले कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आपसे करा सकता है आराम से, ठीक है? और कराया भी हुआ है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, और आपसे कराया जा सकता है। तो क्या क्या आपको काम करना होता है इस केस में? सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई सारे पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशंस बनती कितनी है। मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, मान लो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो सबसे पहले आप देखो कि भाई एक्स की कितनी एप्रोप्रिएशन बन रही है और वाई की कितनी एप्रोप्रिएशन बन रही है। सारी एप्रोप्रिएशन देख लो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह, जो भी एप्रोप्रिएशन बनती है एज पर पार्टनरशिप डीड या एज पर एग्रीमेंट, जो भी एप्रोप्रिएशन बनती है वो कैलकुलेट करके आप निकाल लो कि एक्स की कितनी है और वाई की कितनी है। तो पहला स्टेप आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बल्कि पहला क्या है, ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पहले दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए कि आपने एप्रोप्रिएशन निकाला, और उसके बाद ईच पार्टनर का आपने सेपरेटली देख लिया कि कितना एप्रोप्रिएशन बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसका रेशियो निकालना होता है। तो जितना भी आपने एक्स और वाई का एप्रोप्रिएशन टोटल निकाला, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो निकालना होता है। तो इसका रेशियो हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसी रैंडम फिगर ले रहा हूं, एक्स की 3 लाख की एप्रोप्रिएशन आई टोटल, वाई की 2 लाख की एप्रोप्रिएशन आई टोटल। सब कुछ आपने कर करा के देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह देखा, तो एक्स की कुल मिला के 3 लाख आई और वाई की 2 लाख आई। तो इन दोनों के बीच में आप रेशियो निकाल लोगे, तो ये रेशियो आ जाएगी 3:2। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता होता है इस रेशियो में। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए ही है, राइट, और टोटल एप्रोप्रिएशन 5 लाख है, तो अब मैं 5 लाख की एप्रोप्रिएशन कर नहीं सकता। तो इस 3:2 के रेशियो में मैं इस 1 लाख रुपए को बांट दूंगा बिटवीन एक्स एंड वाई। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है? और अवेलेबल प्रॉफिट्स का यहां पे क्या मतलब होता है, बस एक ये चीज क्लियर कर लेना बच्चों। अवेलेबल प्रॉफिट्स मींस नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट में निकला प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जो क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है उसको हम बोल देते हैं अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होता है वो हमें कुल मिला के देखना होता है, और उसको हमें फिर बांट देना होता है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट? तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इन केस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। आपको ये काम करना होता है, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन आपके किताब में डेफिनेटली होंगे। इससे एमसीक्यू भी आते हैं। आपका मतलब सीबीएसई का एक फेवरेट एमसीक्यू होता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बंटवारा बोलता है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है कि भाई दो पार्टनर्स है, मानो एक्स और वाई, बताओ एक्स का इंटरेस्ट कितना आएगा ऑन कैपिटल, ये बता देता है। तो होता क्या है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा होता है, तो आपको प्रॉफिट्स को इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना होता है। अकॉर्डिंगली एक्स और वाई का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। तो इस तरह से 1 मार्क के एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है, और बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी इसका एप्लीकेशन आ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बच्चों पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 99% केस में होता है पर एनम। तो फॉर एग्जांपल 10% पर एनम हुआ, 12% पर एनम हुआ, तो ये रेट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो मोमेंट मैंने ये पर एनम वर्ड लिख दिया, इट मींस जो कैलकुलेशन होनी है वो टाइम बेसिस पे होनी है। तो हमें इंटरेस्ट की ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन टाइम बेसिस पे करनी होती है। यानी सिंपल अगर मैं एक हिंदी में बोलना चाहूं तो जिस पार्टनर की जितनी भी कैपिटल जितने भी महीनों के लिए रही, उस प्रोपोर्शनेट वे में आपको महीनों के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसको मैथमेटिकली करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे एक सिंपल तरीका यहां पे लिख रखा है। आप कोई भी मैथमेटिकली तरीका फॉलो कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो क्या तरीका आपको फॉलो करना है, मतलब एज पर मी, आप बाकी अपने हिसाब से चल सकते हो।
सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस के कैपिटल पे है उस पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो जो भी ओपनिंग कैपिटल है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12/12, मतलब पूरे साल का 12 महीने का आप इंटरेस्ट पहले ऑन ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। उसके बाद अगर साल के दौरान किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो उस एडिशनल कैपिटल पे आपको जो भी रेट है एज पर रेट उतना इंटरेस्ट निकालना है ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीनों के लिए ये एडिशनल कैपिटल रहा है ना। तो डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू लास्ट डेट डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने 1 अक्टूबर 2023 को इंट्रोड्यूस करा, साल 31 मार्च 2024 को कंप्लीट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो एडिशनल कैपिटल रहा वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 महीनों के लिए रहा, 6 महीनों के लिए रहा। तो एडिशनल कैपिटल पे आप 6 महीनों का इंटरेस्ट और निकाल लोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस करना है ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, जिसको आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हो। तो अगर कैपिटल में से विड्रॉल हुआ है, मेरे शब्द पर ध्यान रखना, अगर कैपिटल में से विड्रॉल हुआ है तो उस विड्रॉल अमाउंट पे आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है और वो इंटरेस्ट माइनस करना है। अगेन नंबर ऑफ मंथ ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपका हुआ 31 दिसंबर 2023 को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 महीनों का इंटरेस्ट जिस कैपिटल विड्रॉल अमाउंट पे आपको निकालना होता है और ये आपको माइनस करना होता है। और रिपीट कर लेता हूं, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे 12 महीने 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, प्लस एडिशनल कैपिटल पे प्रोपोर्शनेट मंथ पे जितने भी महीनों के लिए एडिशनल कैपिटल रहा उतने महीनों का इंटरेस्ट ऐड होगा, माइनस अगर कोई कैपिटल विड्रॉ हुआ है तो उस केस में उस अमाउंट पे अगेन जितने महीनों के लिए भी कैपिटल विड्रॉ हुआ है उस महीनों के लिए उस पे इंटरेस्ट जो आएगा वो माइनस होगा। सब प्लस माइनस करने के बाद आपका पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाता है। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि कैपिटल में से विड्रॉ हुआ। अगर ये बच्चों सिंपल ड्राइंग्स लिखिए तो वो नॉर्मल ड्राइंग्स होती है, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होता। तो क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, तो मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि क्वेश्चन विल क्लियरली स्पेसिफाई कि भाई जो विड्रॉल हुआ है वो कैपिटल में से हुआ है, तभी आपको यहां पे कंसिडर करना है, वरना नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउ हो जाएगा बिना देखे कि भाई अवेलेबल प्रॉफिट्स कितना है। तो मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम चार्ज की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे फिर आपको चेक नहीं करना कि अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं नहीं है, उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरी बात, अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो याद रखना फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो सिर्फ करेंट अकाउंट पे ही निकलेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे निकलेगा, करेंट अकाउंट पे नहीं निकलेगा। मैं उल्टा बोल गया, करेंट अकाउंट पे नहीं निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे निकलेगा। ये ध्यान रखना, ओनली कैपिटल अकाउंट पे निकलेगा, करेंट अकाउंट पे नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए या कॉन्सेप्चुअली की टेक्निकल बनाने के लिए क्या करता है, कई बार वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, जबकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला कि आपको शुरुआत करनी है ओपनिंग कैपिटल पे निकालना। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, बट क्वेश्चन वाला कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल देने की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। तो पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों तो हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि जो कैपिटल दिए वो कौन सी दिए, कौन सी डेट पे दिए, है ना। तो आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। वो लिख देगा कि कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023, यानी क्लोजिंग डेट पे कैपिटल इतनी थी। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन वाला थाली में परोस के नहीं देगा, वर्ड नहीं लिखेगा क्लोजिंग कैपिटल, वो डेट बताएगा आपको कि इस डेट पे कैपिटल इतनी थी। तो आपको खुद अपनी दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है कि भाई ये क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट पे जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि कई बार बच्चे इसी चीज को मिस कर देते हैं, राइट। दूसरी बात, अब अगर मैंने बोला आपको क्लोजिंग कैपिटल को यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो सिंपल है बच्चों, ऐसी कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है। आपको बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन करनी है
टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई? क्या करनी है? रिवर्स कैलकुलेशन। तो आपको पता है भाई ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाने में क्या क्या चीजें प्लस करी होगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स की सैलरी से मतलब वो भी प्लस होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट का शेयर प्लस होता है, राइट। तो जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो जो भी चीजें प्लस हो रखी होंगी वो आपको माइनस करनी है। सिमिलरली जो चीजें माइनस हो रखी है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स होती है वो माइनस होती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर होता है ये माइनस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस का शेयर होता है ये माइनस होता है। मतलब जिन भी चीजों से कैपिटल कम हुई है, जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आओगे तो इन चीजों को आपको प्लस करना है। तो दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, कोई हाईटेक मैथ्स नहीं बता रहा, कोई यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा रहा, बहुत बेसिक वाली कॉमन सेंस वाली मैथ्स बता रहा हूं, ठीक है। तो रटना नहीं है, फालतू में रटना नहीं, अननेसेसरी रट के आप अपने बोझ बढ़ा रहे हो। आपको खुद बेसिक कॉमन सेंस लगाना है कि भाई जो चीजों से कैपिटल बड़ी होगी अब उल्टी कैलकुलेशन करते वक्त हमें वो हटाना है, माइनस करना है, और जिन भी चीजों से कैपिटल कम हुई होगी अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए उस चीज को वापस बढ़ाना है, प्लस करना है। तो अकॉर्डिंगली वैसे तो यहां रटवाने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट मुझे बिल्कुल बेकार चीज लगती है कि इस चीज को भी आप रट के जाओ, बट इन केस आप रटना चाहो तो भैया आपके ऊपर है, मैं थोड़ी कोई मना कर सकता हूं आपको। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी चीजें लेस हो रखी थी क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में वो ऐड बैक कर दो। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर माइनस हो रखा है प्लस कर दो, कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स माइनस हो रखी है प्लस कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस हो रखी है प्लस कर दो, लॉस का शेयर माइनस हो रखा है प्लस कर दो, और जो भी चीजें पार्टनर्स को दी वो माइनस कर दो, वो वापस ले लो। तो एडिशनल कैपिटल हो गया माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, सैलरी कमीशन माइनस कर दो, प्रॉफिट शेयर माइनस कर दो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना कि भाई क्या चीजें हैं क्या चीजें हुई है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या चीज प्लस माइनस करनी है। इसमें प्रॉफिट का शेयर या लॉस का शेयर तो होता ही होता है, और ड्रॉइंग्स भी इसमें होती ही होती है जनरली क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी चीजें आपको ध्यान से देखनी कि क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो चुका है तो वो आपको माइनस करना है, नहीं बोल रहा तो नहीं करना। क्लियर हो गया? अच्छा, वही अगर फॉर्म में फिक्स कैपिटल मेथड है तो काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में तो आपने बोला कि ओनली कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल होगा, बस दो ही चीजें प्लस माइनस करनी है इसमें। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो वो ऐड बैक कर दो, अगर एडिशनल कैपिटल साल के दौरान वो माइनस कर दो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी रिवर्स कैलकुलेशन करके, और फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? यस। अच्छा, अगला होता है बच्चों पार्टनर्स की सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी में कोई एज सच कैलकुलेशन नहीं होती, कॉन्सेप्ट नहीं होता। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है तो पढ़ लेना कि भाई सैलरी पर एनम दे रखी है या पर मंथ दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि कितनी सैलरी होगी। बल्कि यहां पे कभी कभी ये पर क्वार्टर भी दे देता है, तो अगर पर एनम सैलरी दे रखी है तो बस वही आपको फुल साल की पूरे साल की सैलरी लेके चलनी है। अगर मंथली सैलरी दे रखी है तो आपको इंटू 12 करके पूरी साल की सैलरी निकालनी है। अगर पर क्वार्टर सैलरी दे रखी है, क्वार्टरली सैलरी दे रखी है, तो इंटू 4 करके आपको पूरे साल की सैलरी निकालनी है। बस सैलरी में इतना ही ध्यान रखना होता है कि भाई क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी क्या दे रखी है, अकॉर्डिंगली आपको पूरे साल की सैलरी लेनी है। लेकिन जब क्वेश्चन हो कमीशन का, मतलब पार्टनर्स का कमीशन आ रहा हो पिक्चर में, तो बस एक बार देख लो कि भाई कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। पहली बात, अगर क्वेश्चन बोलता है ऑन प्रॉफिट्स, कमीशन जो कैलकुलेट होना है एज अ परसेंटेज कैलकुलेट होना है, एक रेट पे कैलकुलेट होना है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन ना कुछ बोले तो यही हम लोग अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट हो तो दिस इज व्हाट वी अज्यूम कि आपको कमीशन निकालना है एज अ परसेंटेज ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें कमीशन कैसे निकलती है? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और अगर कमीशन क्वेश्चन बोल रहा है निकालना है एज अ परसेंटेज ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में कैसे कमीशन निकलेगी? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। बचपन में 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन की एक एडजस्टमेंट पढ़ते थे, वहां पे भी सेम कैलकुलेशन पढ़ते थे, वही कैलकुलेशन यहां पे भी आ गई। क्लियर? तो बस ये दो केस के अकॉर्डिंग आपको कमीशन की कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। तो पहली बात बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है, यहां पे ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? पहली बात, ड्रॉइंग्स मींस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो मैं हमेशा बच्चों को ये क्लियर करता रहता हूं, देखो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो उसको आपको कंसीडर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। और अगर नॉर्मल ड्रॉइंग्स है यानी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलती है। बात समझ आ गई? तो ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल रहे हो और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में भी कंसिडर कर रहे हो। दो दो जगह नहीं लिया जाएगा। कोई भी ड्रॉइंग्स है उसको या तो लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में, या तो लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन में। तो बस ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यहां पे दो केस बनाने हैं आपको। ड्रॉइंग्स या तो एक रेगुलर ड्रॉइंग्स हो सकती है या इरेगुलर ड्रॉइंग्स हो सकती है। रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जहां पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इक्वल है और टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉइंग्स भी इक्वल है। तो यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब हर बारी बराबर बराबर अमाउंट की ड्रॉइंग्स हो रही है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉइंग्स मतलब दो ड्रॉइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो बराबर ही रह रहा है। तो इसके एग्जाम्पल जो चलते हैं वो क्या चलते हैं? जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि ड्रॉइंग्स हो रही है ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब इस तरह की जब आपको जानकारी दी जाएगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स बराबर है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे की जा रही है, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे की जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। और अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स फॉलो हो रही है तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का, जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। तो इसमें ड्रॉइंग्स कैसे निकाली जाती है? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12। आई रिपीट, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12। टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? पूरी साल की ड्रॉइंग्स। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मंथली ड्रॉइंग्स दे रखी है, क्वेश्चन में मंथली ड्रॉइंग्स दे रखी है, तो उस मंथली ड्रॉइंग्स को इंटू 12 करके आपको टोटल साल की ड्रॉइंग्स निकालनी है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हो गया? अब सवाल उठा बच्चों यहां एवरेज पीरियड का मतलब क्या है? बस एक ही शब्द यहां पे अलग सा दिखा, एवरेज पीरियड। टोटल ड्रॉइंग्स आराम से पता लग जाएगी, रेट क्वेश्चन भी गिवन होगा तो रेट अपॉन 100 हो जाएगा और 1/12 तो एज इट इज करना है। तो एक ही चीज है कि एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चों? तो एवरेज पीरियड मींस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे निकलता है एवरेज पीरियड। तो क्वेश्चन में आपको डिपेंडिंग ऑन किस इंटरवल पे कब कब ड्रॉइंग्स की बात कर रहा है वो दे रखा होगा। अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि पहली साल की पहली ड्रॉइंग्स के बाद कितना टाइम बचा और साल की लास्ट ड्रॉइंग्स के बाद कितना टाइम लगा, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। ठीक है? और एक बात है, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में नहीं गिवन, क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कब हो रही है, कौन सी तारीख को हो रही है, किस इंटरवल पे हो रही है, कुछ नहीं देर गिवन, खाली ड्रॉइंग्स का अमाउंट गिवन है, तो उस केस में ड्रॉइंग्स जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना होता है वो 6 महीनों के एवरेज पीरियड के लिए निकालना होता है। कितने महीनों की? 6 महीनों की एवरेज पीरियड के लिए निकालना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन में 12 मंथ्स मतलब पूरे साल का मतलब 12 महीने का साल होता है, तो इसका बेसिकली आधा हो गया 6 महीने। खुदा ना खास्ता किसी सवाल में मानो 6 महीने का ही साल चल रहा है, बिजनेस स्टार्ट ही 1 अक्टूबर को हुआ और खत्म होगी, साल मेरा खत्म हो गया 31 मार्च को, तो पहले साल में हुई 6 महीने। तो इस केस में भी 6 महीने का आधा लेके आपको 3 महीनों के एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मोर देन 90% केस में तो आपको 6 महीनों पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन की कहानी ऐसी है कि पहले साल का बिजनेस का चल रहा है तो 6 महीने ही चला मेरा बिजनेस, तो उस केस में 6 महीने का आधा लेके आपको 3 महीनों के लिए निकालना है। अगर साल मेरा 9 महीने का ही चला तो 9 महीने का आधा यानी 4.5 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। ये हमारा सीबीएसई का अजम्पशन होता है। ठीक है जी? तो ये बात हो गई आपकी रेगुलर ड्रॉइंग्स के केस में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलता है। अब अगर इररेगुलर ड्रॉइंग्स की बात करूं, इररेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होती है भाई? जो ड्रॉइंग्स रेगुलर नहीं है वो इररेगुलर ड्रॉइंग्स है, एज सिंपल एज दैट। मतलब रैंडमली अलग अलग अमाउंट की अलग अलग डेट पे ड्रॉइंग्स हो रही है
तो वो इरेगुलर ड्राइंग्स है। तो इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, इन दिस केस आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच ड्राइंग्स फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विड्रॉन। मतलब हर ड्राइंग्स की, मतलब आपको सपोज साल में 3 बार ड्राइंग्स करी अलग अलग रैंडम अमाउंट की रैंडम डेट पे, तो तीनों ड्राइंग्स के ऊपर आप अलग अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे और फिर सबका टोटल कर दोगे। क्लियर हो गया? तो 3 ड्राइंग्स है तो 3 बार अलग अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे और फिर इसका टोटल कर दोगे, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। अब यहां पे मैंने लिखा फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विड्रॉन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइंग्स जो हो रही है वो 1 जुलाई को हो रही है, 1 जुलाई मानो 2023 को हो रही है, साल मेरा 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है, तो कितने महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, मतलब 9 महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई, तो उस केस में आपका 9 महीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको कितने महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई वो लेके आपको इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर ड्राइंग्स के लिए निकालना है और सबका टोटल करना है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड। वहीं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट मेथड भी मतलब सिंपल मेथड का ही कह सकते हो मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। पहले मैं फॉर्मूला रीड करता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब यहां पे प्रोडक्ट वर्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मींस ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच अमाउंट इज विड्रॉन। यानी इस केस में हम क्या करते हैं, अगेन अगर मैं बोलूं साल में 3 बार ड्राइंग्स हुई, तो पहले हम सारी ड्राइंग्स के लिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है? आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है इनटू नंबर ऑफ मंथ से। तो पहली ड्राइंग्स जैसे मैंने यहां पे 9 महीनों के लिए ली, तो अगर 100 रुपए की मैंने ड्राइंग्स करी तो 9 इंटू 100 करके आपका प्रोडक्ट 900 आ जाएगा। दूसरी ड्राइंग्स मानो मैंने 400 रुपए की करी, ये 6 महीनों के लिए हुई, तो 400 इंटू 6 करके 2400 रुपए आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप सारी ड्राइंग्स के लिए प्रोडक्ट निकाल लोगे और फिर सारे प्रोडक्ट का टोटल देख लोगे, तो इसको हम बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। फिर इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट को आप रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करोगे, तो बस इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी कर सकते हो यूज, दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो बस ये लिखा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच अमाउंट इज विड्रॉन, राइट। तो ये हमारी अलग अलग चीजों की कैलकुलेशंस की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक काफी बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिससे काफी क्वेश्चन आने के मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी होती है, जिसका नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, तो पहली बात पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या ओमिशंस आफ्टर प्रिपरेशन एंड क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, एरर्स या एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर टू बी कवर्ड। तो पहली बात सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स होती है सिर्फ उन्हीं पे हमारी जो एरर्स होगी या पास्ट एडजस्टमेंट होगी वो सीमित रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स की सैलरी हो गई, कई बार रॉन्ग रेशियो हो गया, मतलब यही बातों पे आपका सवाल पास्ट एडजस्टमेंट का बनेगा। बस इतना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बहुत स्कूल वाले मतलब बहुत सारे स्कूल वाले किताब वाले और फालतू भी करा देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, बस आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो बाद में लेक्चर देखने के बाद आप अपना सिलेबस एक बार रीड कर लेना, तो आपको वहां पे दिख जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? तो मानो मेरा साल खत्म हो गया, एक साल था मेरा खत्म हो गया, अब मेरा अगला साल चल रहा है। अगले साल पे मुझे पता लगा कि पिछले साल तो यार मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, जबकि मैंने गलती से चार्ज कर दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो ये गलती हो गई। इसी प्रकार से मैंने देखा अरे मेरे को पिछले साल के प्रॉफिट्स इक्वली बांटने थे, जबकि मैंने इसको कोई और ही रेशियो में बांट दिया, 3:2:1 में बांट दिया। ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हो गया। इसके अलावा मैंने बोला अरे मुझे पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, बट मैं तो सैलरी देना भूल गया, मैंने ओमिट कर दी। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, गलतियां हो गई या ओमिशंस हो गए, इसको हम अगले साल ठीक कर रहे हैं, तो इसी का नाम पड़ गया पास्ट एडजस्टमेंट। तो नाम आ रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब कोई बीता हुआ साल, जो साल खत्म हो गया, उस साल की हम कुछ गलती ठीक कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट।
ठीक है। और यहाँ पे जो स्कोप है वो लिमिटेड है टू आइटम्स या एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रॉन्ग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेट पे चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गलत रेट पे चार्ज हो गया, पार्टनर्स की सैलरी गलत चार्ज हो गई या ओमिट हो गई, कमीशन गलत चार्ज हो गई या ओमिट हो गई, यही आपके केसेस बनते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के एज पर योर सिलेबस, राइट। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो ज्यादा एग्जाम के लिए रेलिवेंट है या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यूजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, राइट। तो यहां पे हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं एक सिंगल एंट्री से कैपिटल अकाउंट के थ्रू, इसको हम बोलते हैं मेथड 1। तो ये काम आपको कैसे करना होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। तो देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप है प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल एंड गिव इफेक्ट टू द गिवन एडजस्टमेंट्स, यानी एरर्स या ओमिशन इन द एडजस्टमेंट टेबल। इस प्रकार की कुछ एडजस्टमेंट टेबल आपकी दिखती है जिसमें आप हर पार्टनर के लिए एक अलग कॉलम बना लेते हो और सारी एडजस्टमेंट्स देखते हो। एडजस्टमेंट्स का मतलब समझ गए ना, मतलब गलतियां। तो गलतियों को ठीक करने की आप कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल पहली गलती ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना पड़ रहा है, तो मैंने पहली गलती को ठीक करने के लिए कैपिटल क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया। दूसरी गलती मुझे पार्टनर्स कैपिटल को कम करना पड़ रहा है, तो दूसरी क्या गलती में मैंने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स है पास्ट एडजस्टमेंट्स, उसके लिए आप एक एडजस्टमेंट इंडिविजुअली करते रहोगे कॉलम में, टेबल में, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक फाइनली हमारे पास एक प्रॉफिट और लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकलता है। इसको एडजस्ट कर दोगे तो एक फाइनल नेट इफेक्ट निकल के आ जाता है। इस नेट इफेक्ट के बेसिस पे आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉफिट और लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हो जो किताबों में किया जाता है, हम करवाते भी हैं। एक टोटल का कॉलम बना लो, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स करी साथ साथ उसका टोटल भी लिखते चलो, और फिर टोटल का नेट इफेक्ट निकाल लो। तो यही आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन एडजस्टमेंट होता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट देखो एक ऐसी चीज है जो कॉन्सेप्चुअली बताई नहीं जा सकती, ये क्वेश्चन से ही समझ आती है। तो मैं मान के चल रहा हूं भाई आपने डेफिनेटली खूब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे होंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, चाहे मेले लेक्चर्स में, चाहे डिटेल कोई और क्लासेस में, स्कूल में, कहीं पे भी आपने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कर रखे होंगे। आप जरूर इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। तो क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है जिसमें हर पार्टनर का अलग अलग कॉलम बनेगा। सारी एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेना है, किसी एडजस्टमेंट का क्रेडिट इफेक्ट होगा, किसी का डेबिट इफेक्ट होगा, और फाइनली एक नेट अमाउंट निकल के आएगा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एडजस्टमेंट। सब करने के बाद आपके पास एक फाइनल नेट इफेक्ट बनेगा जिससे आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। और ये जो फाइनल नेट इफेक्ट निकलेगा बच्चों, ये बराबर अमाउंट का निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स का फाइनल अमाउंट नेट इफेक्ट का 100 रुपए डेबिट आया तो वाई का 100 रुपए क्रेडिट ही आएगा। तो ये बिल्कुल बराबर बराबर अमाउंट का ऐसा निकलेगा कि आपकी जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी। तो अगर एक्स का फाइनल नेट अमाउंट 100 रुपए डेबिट आया और वाई का 100 अमाउंट रुपए क्रेडिट आया, तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 100 रुपए। इस प्रकार से आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की जगह आप क्या यूज करोगे, करेंट अकाउंट। तो बस यही स्टेप्स यहां पे लिखे हुए हैं पास्ट एडजस्टमेंट करने के। ये है पास्ट एडजस्टमेंट यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यूजिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। दूसरा एक तरीका और होता है जो वैसे कम एक्सपेक्टेड होता है, हालांकि इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये पूछ लिया गया, वो होता है पासिंग इंडिविजुअल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते, हम यहां पे सारी एडजस्टमेंट्स के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री बनाते रहते हैं। तो अगर मैं इसी टेबल को वापस कंसिडर करूं, अगर मैं इसी टेबल को वापस लेके चलूं, मैं सब कुछ हटा रहा हूं, इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट 1 के लिए अलग एंट्री करते हैं, इसके लिए हम एक अलग जर्नल एंट्री करेंगे। फिर एडजस्टमेंट 2 के लिए हम अलग जर्नल एंट्री करेंगे। अगर एडजस्टमेंट 3 है तो उसकी अलग जर्नल एंट्री होगी, और फाइनली प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट की अलग जर्नल एंट्री होगी। तो बेसिकली कान ऐसे पकड़ने की जगह हम कान ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं, ये बात हो गई। हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्री करते हैं, और यहां पे यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यहां पे इस्तेमाल होता है, राइट। अब मैं इस एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई एडजस्टमेंट ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, एक्स को मैंने क्रेडिट किया 100 रुपए से,
वाई को मैंने क्रेडिट किया 200 रुपए से, कोई भी मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? आपको पता है एक्स और वाई को क्रेडिट करना है, तो जर्नल एंट्री में लिखने के लिए इसको 2x कैपिटल 2y कैपिटल लिखना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? क्योंकि हमें एक्स और वाई को क्रेडिट करना है 100 रुपए 200 रुपए, तो डेबिट किसको कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को 300 रुपए से। तो इस प्रकार से आपकी जर्नल एंट्री बनती है हर एडजस्टमेंट के लिए। इसका उल्टा हो गया, कोई एडजस्टमेंट ऐसे हुई जिसमें हमने एक्स और वाई को डेबिट किया, मैंने एक्स को डेबिट किया 50 रुपए से, वाई को डेबिट किया 25 रुपए से, तो अब क्या एंट्री बन जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50 रुपए 25 रुपए, और क्रेडिट किसको करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो बस इस तरह से इंडिविजुअल एंट्रीज इसमें यहां पे बनती है। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एडजस्टमेंट में भी पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं या डेबिट होता है। भाई प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे और लॉस होगा तो डेबिट करोगे, तो उसकी भी पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री बन जाती है। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको करनी होती है मेथड 2 में इंडिविजुअल एंट्रीज करके। तो बस वही बात देखो यहां पे लिखी है, फॉर एडजस्टमेंट्स टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। फॉर एडजस्टमेंट्स टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर क्लोजिंग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब अगर प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट है तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। और अगर लॉस ऑन एडजस्टमेंट है तो उस केस में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यह है पास्ट एडजस्टमेंट, राइट। इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली रिवाइज करना बच्चों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। अलग अलग वैरायटी के छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना फॉर योर एग्जाम्स, राइट। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू पार्टनर, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि कभी कभी किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट शेयर की गारंटी दी जाती है, तो जिस पार्टनर को गारंटी मिलती है उसको हम बोलते हैं गारंटीड पार्टनर, और जो पार्टनर्स गारंटी देते हैं उनको बोलते हैं गारंटीइंग पार्टनर, राइट। और जो पार्टनर्स गारंटी देते हैं वो बेसिकली अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई उसको बियर करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय गारंटीइंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो आउट ऑफ देयर शेयर। तो गारंटीइंग पार्टनर जो भी शॉर्टफॉल पड़ गया, जो भी डेफिशिएंसी पड़ गई, मानो वाई को मिनिमम 1000 रुपए का प्रॉफिट शेयर गारंटी करा था, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट शेयर 600 रुपए आ गया, तो कितने रुपए की शॉर्टफॉल हो गई, डेफिशिएंसी हो गई 400 रुपए की। तो अब ये 400 रुपए कौन देगा? रिमेनिंग जो भी पार्टनर है, जो भी गारंटीइंग पार्टनर है, वो वाई को अपनी शेयर में से देंगे। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी बियर करना। क्लियर हो गया? अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर है या गारंटीइंग पार्टनर है, या तो वो कोई एग्रीड रेशियो जो पहले से एग्री कर रखा है उस रेशियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है यानी कोई रेशियो एग्री नहीं कर रखा डेफिशिएंसी के लिए, तो वो अपने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर में से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे बोला एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और वाई गारंटीड पार्टनर है, तो अब अगर 400 रुपए की डेफिशिएंसी हो गई तो ये एक्स और जेड बियर करेंगे अपने रेशियो में 3:1। किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में, अपने आपसी रेशियो में इसको बियर करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कोई लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी इक्वली बियर की जाएगी, इस रेशियो में बियर की जाएगी, तो वही करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपको रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो गारंटीइंग पार्टनर का रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें बियर कराना है। ठीक है जी। अच्छा, डेफिशिएंसी कब अराइज होती है? जब एक्चुअल प्रॉफिट शेयर गारंटी प्रॉफिट से कम है। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट शेयर गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा है, मैंने 1000 रुपए का गारंटी दे रखा था, एक्चुअल प्रॉफिट शेयर 1500 आ गया, अब कोई डेफिशिएंसी नहीं है, अब आपका काम ही खत्म हो गया, अब आपको कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं, क्योंकि अब तो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर आराम से मिनिमम प्रॉफिट शेयर से ज्यादा है, तो यहां पे मिनिमम प्रॉफिट शेयर मीट हो गया। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कम है गारंटीड प्रॉफिट से, तभी डेफिशिएंसी आएगी, और उस केस में आपको डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट करनी है। तो डेफिशिएंसी कैसे निकलती है? गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने बोला 1000 रुपए गारंटीड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट शेयर 600 रुपए आया, तो 400 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है। अच्छा, आपको कभी कभी सवाल में डेफिशिएंसी की जो मैंने एडजस्टमेंट बोली, इसकी एंट्री पास करनी होती है, तो एंट्री क्या बनती है?
गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इससे आपको इस तरह से जर्नल एंट्री पास करनी होती है। और दूसरी बात, गारंटीड पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट दिया जाएगा इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस। बात समझ में आ गई? अगर इवन लॉस भी हो रहा है, मैंने बोला मैंने वाई को 1000 रुपए का प्रॉफिट शेयर गारंटी किया था, लेकिन उसका तो लॉस निकल के आ गया 200 रुपए का, क्योंकि फर्म में हुआ ही लॉस, तो उस केस में भी आपको डेफिशिएंसी निकाल के एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे डेफिशिएंसी 1200 रुपए की निकल के आ जाएगी, तो उस 1200 रुपए की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यानी गारंटीड प्रॉफिट पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा इवन अगर लॉस हो रहा है तो भी, अनलेस क्वेश्चन में इसके कॉन्ट्रेरी कुछ लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में इसके कॉन्ट्रेरी कुछ लिखा हो तो एक अलग कहानी है, लेकिन वैसे कम ही लिखा होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आपको ये डेफिशिएंसी यहां पे भी निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट होता है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय पार्टनर टू फर्म। यानी यहां पे उल्टा होता है कि पार्टनर फर्म को कुछ मिनिमम अर्निंग्स की गारंटी दे देता है। तो यहां पे क्या होता है, अगर यहां पे कोई डेफिशिएंसी आ गई तो जो भी गारंटी दे रहा है पार्टनर, उसको वो डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी, और उसकी एंट्री होती है गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये याद रखना, अकॉर्डिंगली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो बस ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपके पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर में रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये रिवीजन वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से हम आगे के चैप्टर्स की भी रिवीजन वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।